ठीक है, मत बता, मैं खुद ही सोच लूंगा कुछ। लक्षित ने विदुषी को रिप्लाई किया। इसके साथ ही एक और मैसेज आने की नोटिफिकेशन आई, जो कि पिंकी का था। तुम ऑनलाइन हो पर रिप्लाई नहीं कर रहे। आई गेस तुम किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन से बात कर रहे हो। पिंकी का मैसेज देखकर लक्षित ने सर पीट लिया। अरे यार, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी बला है? मैं तो विदु से बात कर रहा था, वो और इम्पोर्टेंट? हट, लक्षित ने अपने आप से कहा और बिना देर किए माफी मांगते हुए पिंकी को मैसेज भेज दिया। थोड़ी देर तक लक्षित और पिंकी की बातें चली। उसके बाद मम्मी बुला रही है बोलकर पिंकी ने बाय बोल दिया। लक्षित पिंकी से बात करके बहुत खुश था और अपनी ये खुशी विदुषी के साथ बांटना चाहता था, क्योंकि बिना उससे साझा किए कोई भी खुशी उसके लिए अधूरी जो थी। दूसरी तरफ अर्चित जब घर पहुंचा, उस वक्त केसर बुआ अपनी माँ के साथ बैठी शाम की चाय का लुत्फ उठा रही थी। अर्चित ने बुआ को देखकर एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, ये फिर आ गई। उसने जाकर उनके पैर छुए तो उन्होंने हाथ पकड़कर उसे अपने पास ही बिठा लिया। और बुआ, कहिए, कैसी तबीयत है अब आपकी? अर्चित को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने बुआ से उनकी तबीयत पूछ ली। बस बेटा, क्या बताए, अब ये घुटनों के दर्द ने जीना हराम कर रखा है। एक कदम भी चलते हैं ना तो प्राण निकल जाते हैं। बुआ ने अपना रोना रोते हुए कहा। तो फिर निकले हुए प्राण इतनी जल्दी वापस काहे आ जाते हैं? भगवान जी, ये प्राणों को लेन देन की सर्विस इतनी फास्ट काहे है? अर्चित ने बुदबुदाकर कहा। कोई बात नहीं बुआ, मैं आज ही आपके लिए नुक्कड़ वाले वैद्य जी के यहाँ से काढ़े की पुड़िया ला दूंगा। देखना, अब जल्दी ही दौड़ने लगेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बुआ ने लगभग अपनी जगह से उछलते हुए कहा। लल्ला, पूरी दुनिया का जहर एक तरफ और इस काढ़े का एक तरफ। देख लल्ला, तू हमें जिंदा देखना चाहता है तो ऊ जहर की पुड़िया हमारे लिए नहीं लाएगा। कौनू लावत है शहर से चूहिया? हम कह दे रहे हैं, हमारे जीते जी कौनू चूहा बिल्ली ई घर में नहीं आवेगा। दादी ने भड़कते हुए कहा। उम्र के बढ़ने के साथ साथ दादी की सुनने की शक्ति भी कम होती जा रही थी, इसलिए सबको थोड़ा ऊंचा बोलकर बात करनी होती थी। इससे फायदा था तो बस इतना कि बुआ अब सरोज के खिलाफ अपनी माँ के कान नहीं भर पाती थी। चूहिया नहीं माँ, पुड़िया पुड़िया, काढ़े की पुड़िया, बुआ ने लगभग चिल्लाकर कहा। अर्चित भैया, कैसे हैं आप? विदुषी ने उछलकर अर्चित के पास आते हुए पूछा। तू पागल हो गई है विदु, सुबह से तीसरी दफा मेरा हाल चाल पूछ रही है। अर्चित ने चिढ़ते हुए कहा। जो इस शहर में है उससे बार बार हाल चाल लिए जा रहे हैं और जो बाहर से आए हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। बुआ ने आखिर विदुषी को ताना मार ही दिया। सॉरी बुआ, मैंने आपको अटेंशन नहीं दी तो आपको बुरा लगा ना? अच्छा, आप पूछ लेती हूँ, बताइए कैसी हैं आप? विदुषी ने बुआ के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और जोर से उन्हें हिला दिया। उसकी हरकत पर अर्चित को कसकर हंसी आ गई, पर वो हंसा नहीं। पागल हो गई है क्या लड़की? छोड़ हमें। बुआ ने विदुषी को खुद से दूर करते हुए कहा। मैं तो बस आपके गले लग रही थी। विदुषी ने झूठ मूठ का उदास होते हुए कहा। गले लग रही थी या गले पड़ रही थी, सब समझते हैं हम। बुआ अब पूरी तरह गुस्सा हो चुकी थी। पूरी दुनिया में एक आप ही तो है जो मुझे समझती है, मेरी क्यूटी। बोलते हुए विदुषी ने बुआ के दोनों गाल जोर से खींच दिए। हे लड़की, छोड़ हमें। कहाँ से गले पड़ गई है ये पागल? तुम्हारे घर वाले तुम्हें बांध के काहे नहीं रखते हैं? आपको आपके घर वाले कभी बांध पाए जो मुझे बांध कर रखेंगे? विदुषी धीरे से बड़बड़ाई, जो बुआ ने तो नहीं पर अर्चित ने जरूर सुन लिया और चेहरा दूसरी तरफ किए हंस दिया। क्या बुआ, मैंने आपको इतना मिस किया और आप मुझे ऐसे डांट रहे हो? आई मिस्ड यू बुआ सो मच। बोलते हुए विदुषी एक बार फिर जोर से बुआ के गले लग गई। दूर दूर रहे हमसे, खुला काहे छोड़ रखा है इस बैल बुद्धि को? विदुषी को खुद से अलग कर बुआ ने सरोज को आवाज दी। अरे सरोज, ले जा इस चमचेड़ को हमारे सामने से, जब देखो चिपकती रहती है। कहते हुए बुआ वहाँ से उठकर दादी के कमरे में चली गई, जो फिलहाल के लिए उनका भी कमरा था। जब आपको आपके घर वाले नहीं बांध पाए तो ये तो फिर विदु है, अपने नाम की अकेली, इसे कोई कैसे बांध सकता है? सोचते हुए अर्चित मुस्कुराया। ओ मेरी भूत आंटी, आपको भी चाहिए झप्पी? बोलते हुए विदु चेहरे पर शैतानी हंसी लाकर दादी की तरफ बढ़ी। खबरदार, जो हमें कोई पप्पी दिया तो हम कह दे रहे हैं, ई हक हम सूरज के बाबा के सिवा कौनू दूजे को ना दिए हैं, दूर रहे हमसे। दादी ने तो विदुषी को नजदीक ही नहीं आने दिया। क्यों तंग कर रही है विदु? चल यहाँ।
देख मैंने क्या बनाया है। सरोज ने उसे आवाज दी तो वो दादी के दोनों गाल खींचकर सरोज के पास चल दी। कुछ देर बाद लक्षित जब अपने कमरे से जब निकल रहा था, उसी वक्त अर्चित अपने कमरे में आ रहा था। दोनों के कमरे आमने सामने थे। कैसा रहा पहला दिन? अर्चित ने लक्षित से पूछा। मस्त भाई, बहुत मजा आया। क्या कॉलेज है भाई, क्या एम्बियंस, क्या लोग थे, और कैंटीन का तो क्या ही बताऊं, शानदार, मजा आ गया, लक्षित ने बहुत खुश होते हुए बताया। और पढ़ाई, प्रोफेसर, क्लासरूम? क्या भाई, मूड मत खराब करो, आपने तो ये भी नहीं बताया कि रैगिंग होगी, लक्षित ने नाराजगी दिखाते हुए कहा। कॉलेज जाने से पहले ही डरा देता क्या? और फिर कुछ तो सरप्राइज भी होना चाहिए ना। वैसे रात को रेडी रहना, पापा भी क्लास लेने वाले हैं, अर्चित ने लक्षित के बाल बिखेरते हुए कहा। बचा लेना ना भाई, लक्षित ने बेचारा बनते हुए कहा। सोचेंगे, अर्चित ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। भाई, पापा का मूड देखकर पॉकेट मनी बढ़ाने की बात करना ना, लक्षित ने अर्चित को पीछे से टोकते हुए कहा। अर्चित ने मुड़कर एक बार लक्षित को हैरानी से देखा, फिर अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा। क्यों भाई, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी तुम्हें कि इतनी पॉकेट मनी भी तुमको पूरी नहीं पड़ रही? अरे भाई, अब कॉलेज में आ गए हैं, डेली का कुछ न कुछ लगा रहेगा। तो अर्चित ने हाथ बांधते हुए पूछा। तो भाई रहता है कोई कोई काम, और फिर मैं सिर्फ मेरी थोड़ी, आपकी भी पॉकेट मनी बढ़वाने का बोल रहा हूँ, दोनों का ही फायदा है ना। अर्चित ने कुछ पल सोचा, जैसे कि उसे लक्षित की बात में दम लगा हो, और फिर कहा। अगर कोई कोई काम लगा रहता है तो पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दे। पापा ने कोई नोट छापने की मशीन नहीं लगा रखी है, जो हमने मांगे और मशीन में छपकर निकल आए। बड़े आए कुछ न कुछ लगा रहता है वाले, अर्चित ने गुस्से में कहा और अपने कमरे में बढ़ गया। बस एक बार आपकी कमजोर नस मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना आप भाई, लक्षित ने खुद से कहा और नीचे की तरफ चल दिया। आखिर उसे विदुषी से अपनी खुशी बांटनी भी तो थी। वो नीचे पहुंचा तो उसे विदुषी की आवाज उसके अपने घर से ही आ रही थी। वो सरोज के साथ किचन में थी और कोई चीज चख रही थी। सुपर्ब आंटी, बहुत मस्त बना है, पर मुझे क्या लगता है इसमें आप हल्की सी चीनी डालती ना तो ये और शानदार हो जाता। आप मुझे भी सिखाएंगी क्या? विदुषी कुछ खाते हुए सरोज से बात कर रही थी। इसीलिए तो तुझे खिलाया है, तू हमेशा सही सलाह देती है, सरोज ने कहा। अरे विदु, तू यहाँ क्या कर रही है? पढ़ाई नहीं करनी क्या? प्रोफेसर ने कितना होमवर्क दिया है, चल चल, लक्षित ने विदुषी को लगभग खींचते हुए कहा। होमवर्क? विदुषी और सरोज दोनों ने एक साथ आश्चर्य से कहा। कॉलेज में कब से होमवर्क देने लगे? सरोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लक्षित कब से होमवर्क करने लगा? विदुषी ने मन में कहा। उसकी परेशानी अलग ही थी। अरे समझना, लक्षित ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, चल चल लक्षित, होमवर्क करते हैं। फिर तुम्हारी बुक्स? सरोज अब भी कंफ्यूज्ड थी। मेरी बुक्स? हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, अभी ले आती हूँ। तो रुक, मैं अपना बैग ले लेता हूँ, तेरे घर ही चलते हैं, लक्षित ने कहा और फिर अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाकर जल्दी से बैग ले आए। लक्षित विदुषी के साथ उसके घर की छत पर खड़ा था। दोनों के हाथ में भेलपुरी के कोन थे। विदुषी अपने कोन में से मूंगफली के दाने अलग करती जा रही थी और लक्षित बिना कुछ बोले वो दाने अपनी भेल में डालकर खाता जा रहा था। विदुषी को मूंगफली के अलावा भी और कई चीजें थी जो खाने में कभी पसंद नहीं आती थी। वो हमेशा से ही अपने खाने की चीजों में से उन सबको हटाकर साइड कर देती थी, जैसे पिज्जा में से शिमला मिर्च, या फिर पास्ता में से ब्रोकली, या फ्रूट चाट में से अनार के दाने, या फिर पुलाव में से मटर। इससे उल्टा लक्षित बड़ी ही सहजता से वो सब अपने खाने में ले लेता था, जो विदुषी निकाल दिया करती थी। इतने साल बीत चुके थे, उन्हें अब ये सब नॉर्मल सा लगने लगा था। कुछ नया या कुछ अनोखा इसमें था ही नहीं। तो तेरी मोहब्बत की गाड़ी सही ट्रैक पर चल रही है, विदुषी ने लक्षित की सारी बात सुनने के बाद कहा। लक्षित ने उसे चैट में हुई अपनी और पिंकी की सारी बात बता दी थी। हाँ, चल तो ठीक ही रही है, पर अर्चित भैया का डर लगता है। कल को उन्होंने मुझे पिंकी के साथ कॉलेज में देख लिया तो? I mean, भाई के सामने गर्लफ्रेंड के साथ घूमना अजीब लगता है ना, लक्षित ने कुछ सोचते हुए कहा। भाई के सामने गर्लफ्रेंड के साथ घूमना अजीब तो लगता ही है, विदुषी ने एक गहरी सांस लेकर कहा। तेरा भाई भी अभी यही सोच रहा होगा, विदुषी ने मन ही मन सोचा। क्या सोच रही है? विदुषी को कहीं खोया देखकर लक्षित ने विदुषी से पूछा। कुछ नहीं, तो ध्यान रखियो कॉलेज में एक भाई की इश्कबाजी दूसरे की नजर में ना आए। विदुषी का इशारा दोनों भाइयों की तरफ था।
विदुषी की एक खास बात थी, वो अर्चित और लक्षित के सीक्रेट्स हमेशा अपने पास सेफ रखती थी। अर्चित की बातें लक्षित को या फिर लक्षित की बातें अर्चित को कभी नहीं बताती थी। और ये बात दोनों भाई भी जानते थे कि विदुषी उनके सीक्रेट्स आउट कर देगी। उन्हें कभी डर नहीं लग रहा था कि विदुषी उनके सीक्रेट्स आउट कर देगी। सही कह रही है, ले पानी पी, फिर डिनर बनाते हैं। लक्षित ने एक बॉटल बढ़ाते हुए कहा। तू जाना लक्षित, मैं बना लूंगी। तेरी बुआ देखेगी तो फिर भड़केगी। पानी पीकर विदुषी ने लक्षित को जाने को कहा। भड़कने देना, हमें कौन सा ही फर्क पड़ने वाला है, अब चल। लक्षित ने विदुषी को हाथ पकड़कर खींचा और किचन की तरफ ले गया। दरअसल विदुषी की किचन की बड़ी सी खिड़की रोड की तरफ ही खुलती थी और उसके ठीक सामने था लक्षित के घर का गेट, जिससे अक्सर किचन में कौन काम कर रहा है साफ दिख जाता था। और केसर बुआ जब भी लक्षित को विदुषी के किचन में काम करते हुए देखती तो और भड़क जाती। कुछ देर में ही लक्षित और विदुषी दोनों मिलकर खाना बना रहे थे। लक्षित सब्जी काट रहा था तो विदुषी आटा लगा रही थी। गैस पर दाल चावल रखे हुए थे, जिन्हें लक्षित बीच बीच में देख लेता था। उसके बाद विदुषी ने सब्जी झोंकी तो लक्षित ने चावल बनाकर रख दिए और दाल में झोंक लगा दिया। खाना बनाने में दोनों का तालमेल ऐसा था ना कि अगर एक कोई काम कर रहा है तो दूसरा झट से समझ जाता था कि आगे उसे क्या करना है। विदुषी के घर में बिना बनाए ही एक नियम बन गया था कि सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना वीरेन और जयेश बनाते थे और रात का खाना बनाने में अक्सर उसकी मदद कर देता था लक्षित। शानदार, तेरे हाथों में जादू है विदु। लक्षित ने चम्मच से सब्जी चखते हुए कहा। जानती हूँ, कुछ नया बता, विदुषी ने स्लैब की सफाई करते हुए कहा। अगर तेरी शादी हुई तो बाकी मामलों का पता नहीं, पर खाने के मामले में उसकी किस्मत चमक जानी है। अगर से क्या मतलब? तुझे लगता है मेरी शादी नहीं होगी? विदुषी ने गुस्सा दिखाते हुए पूछा तो लक्षित को हंसी आ गई। उसने विदुषी का हाथ पकड़ा और एक शीशे के सामने ले गया। खुद को देख विदु, लड़कियों वाली कोई बात है तुझमें? तेरी आईब्रोज देख, कभी मन किया है इन्हें थोड़ा शेप करवा लूं? ये हाथ देख, ऐसे लग रहा है जैसे जंगल हो। इतनी ग्रोथ है वहाँ बालों की, और ये अपने सर के बाल, इनकी कसकर एक चोटी बना दी है। मजाल एक एक बाल भी चोटी से आजाद होकर बाहर निकल जाए। गहनों के नाम पर कान में ये छोटे छोटे सोने की तार जो बचपन से लेकर अब तक है। एक काजल भी लगाया है तूने शौक से। बड़ी आई शादी करने वाली। लड़का शादी के लिए लड़की देखता है, बालासुर नहीं। हाँ। विदुषी कुछ सेकंड्स तक लक्षित की बातों का मतलब समझने की कोशिश करती रही और जब उसे समझ आया उसने आव देखा ना ताव, घुमा के एक पंच उसके पेट में मार दिया। लक्षित ने अपना पेट पकड़ लिया और पूरा झुक गया। क्या करती है विदुषी? हाथों पर कंट्रोल रखा नहीं जाता क्या? लक्षित ने दर्द से करहाते हुए कहा। हाँ, जैसे तुझे जुबान पर कंट्रोल नहीं रखा जाता। हाँ, विदुषी ने अपनी कोहनी से लक्षित की झुकी हुई पीठ पर एक और बार मारते हुए कहा। मम्मी! बोलते हुए लक्षित जमीन पर बैठ गया। उसने अब भी अपना पेट पकड़ा हुआ था। विदुषी भी उसके पास जमीन पर बैठ गई। और बोल, क्या बोल रहा था? बालासुर? हाँ? विदुषी ने बैठे हुए ही झुककर पूछा। अरे कुछ नहीं कह रहा था मेरी माँ। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे। लक्षित ने सिसकते हुए कहा। ये हुई ना बात। आगे से ऐसी बकवास करने से पहले मुझे याद करे ना करे, इस मार को जरूर याद कर लेना, विदुषी ने कहा और खड़ी हुई। फिर लक्षित के सर पर एक टपली मारकर वापस किचन में चली गई। खाली मार, आ गया स्वाद। जब तुझे अच्छे से पता है कि ये ऐसी ही है, इसे नहीं बदलना है किसी के लिए भी, तो ये सब बकना जरूरी था क्या? लक्षित ने भी खुद को गालियां निकालते हुए खुद को ही थप्पड़ जड़ दिए। अब बैठे ही रहोगे या फुटोगे भी यहाँ से? विदुषी ने किचन से ही आवाज लगाते हुए पूछा। मेरी मर्जी, मैं बैठा रहूं या जाऊं, तुझे क्या? अपने काम से काम रख। लक्षित ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। अच्छा ऐसा? मैं फिर से आऊं क्या? विदुषी ने 2 कदम लक्षित की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं जा रहा हूं मेरी माँ, कभी तो बख्श दिया कर मुझे। लक्षित ने तेजी से बाहर निकलते हुए कहा और फिर अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। दूसरी तरफ, तुमने खाना खाया? वीडियो कॉल पर नित्या ने अर्चित से पूछा। नहीं, अभी नहीं, तुम बुक्स में ध्यान दो। अर्चित ने छोटा सा जवाब दिया और फिर अपनी किताब में कुछ पढ़ने लगा। नित्या ने उदास सा चेहरा बनाया और फिर अपनी किताब में देखने लगी। वो अर्चित से 2 पल बात करना चाहती थी, पर अर्चित का पूरा ध्यान अपनी किताबों में ही था। अर्चित! कुछ 10 सेकंड्स के बाद ही नित्या ने उसे पुकारा।
उसका कहाँ पढ़ाई में मन लगना था। अर्चित ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा। वो अब भी किताब में कुछ जरूरी देख रहा था। मेरी मम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, नित्या ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। व्हाट? अर्चित ने एकदम आश्चर्य से नजरें फोन की तरफ उठाकर कहा। जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रही थी, नित्या ने शांति से कहा। हालांकि नाराजगी उसके लहजे में साफ झलक रही थी। थैंक गॉड, डर गया था मैं तो। ऐसा मजाक कोई करता है क्या? अर्चित ने राहत की सांस लेते हुए कहा। इस बार मजाक था, अगली बार सच भी हो सकता है। पर तुम्हें उससे क्या, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, नित्या ने गुस्से में कहा और फोन कट कर दिया। इसे क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थी। ये लड़कियों के मूड स्विंग्स भी ना। अर्चित ने खुद से कहा और फिर किताब पढ़ने लगा। पर इस बार उसका ध्यान बार बार नित्या की बातों पर जा रहा था। ऐसा कैसे कह सकती है वो? हम पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? ये गलत है, अर्चित ने अपने आप से कहा। पर उसने कभी कहा नहीं कि वो मुझे पसंद करती है। कहा तो मैंने भी नहीं कभी, पर इतना तो वो भी समझती होगी जैसे मैं समझता हूँ। फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि अगली बार सच भी हो सकता है? अर्चित के मन में विचारों की बाढ़ आ गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे, जबकि बात बहुत ही साधारण थी। कोई हम पर हक जता सके, ये हक पहले हमें उसे देना भी पड़ता है। बिना कोई हक दिए भला कोई क्यों हम पर हक जताएगा? अर्चित ने बिना कुछ कहे ही नित्या को अपना मान लिया था। वो ये भूल चुका था कि प्यार को भी जताने की जरूरत पड़ती है। प्रेम नगर की प्रेम डगर पर प्रपोज नाम का भी कोई मोड़ आता है, जिससे हर प्रेम राही को एक बार तो गुजरना ही पड़ता है। कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? खाना खाते हुए वीरेन ने विदुषी से पूछा। अच्छा रहा दादा, आपको सब्जी और दूं? विदुषी ने सब्जी का चम्मच आगे बढ़ाते हुए पूछा तो वीरेन ने अपनी प्लेट के आगे हाथ लगा दिया। नहीं, मेरा हो गया है, वीरेन ने कहा और पानी पीने लगा। विदुषी ने भी सर हिलाया और चम्मच वापस रख अपना खाना खाने लगी। तुझे किसी चीज की जरूरत हो या कोई हेल्प चाहिए तो बता देना, वीरेन ने उठकर जाते हुए कहा तो विदुषी ने हाँ में सर हिला दिया और वीरेन के जाते ही एक गहरी सांस ली, जो ना जाने कब से उसने रोक के रखी थी। अच्छा विदु सुन, वीरेन ने अचानक वापस आकर कहा तो विदुषी वापस सांस थामे उसे देखने लगी। जी जी दादा। कल तुम्हारे बगल वाला कमरा साफ करवा देना ना, नई पेइंग गेस्ट आ रही है। कौन आ रही है? विदु ने हैरानी से पूछा। साल भर पहले राज के जाने के बाद उस कमरे में कोई रहने नहीं आया था। राज की साली आ रही है, JVW से पढ़ाई कर रही है वो, वीरेन ने बताया। ठीक है, विदुषी ने कुछ सोचते हुए कहा तो वीरेन भी वापस अपने कमरे में चला गया। तुम्हारा भाई है वो, इतना क्यों डरती हो? वीरेन के जाने के बाद सूरज ने विदुषी से पूछा। मैं किसी से नहीं डरती, वो बड़े हैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ, बस। क्या हुआ? वीरू कुछ चाहिए तुम्हें? सूरज ने अचानक कहा तो विदुषी के हाथ से चम्मच छूट गया। उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, तो विदुषी ने राहत की सांस ली। बड़े हैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ। जयेश ने विदुषी की नकल करते हुए कहा और फिर उसके बाल बिखेरकर अपने कमरे में चला गया। इधर लक्षित के घर में तो लाड साहब, कैसा रहा आज कॉलेज का पहला दिन? सूरज ने खाने के वक्त लक्षित से पूछा। अच्छा रहा पापा, लक्षित ने छोटा सा जवाब दिया। कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी की या बस पूरा दिन तफरी ही मारी? सूरज ने एक और सवाल पूछ डाला। वो चमचेड़ के साथ रहते ये क्या ही पढ़ाई करता होगा। माँ तो पता नहीं कहाँ है, बाप को कोई फर्क पड़ता है नहीं बेटी से, दिन भर यहाँ पड़ी रहती है। संस्कार नाम की तो कोई चीज रही ही नहीं है। बुआ जी बीच में ही बोल पड़ी, जिससे अर्चित और लक्षित दोनों की ही गुस्से में मुट्ठियां कस गई और जिसे सूरज ने आसानी से देख लिया। विदुषी के लिए दोनों भाइयों का लगाव सूरज से छिपा नहीं था। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही सूरज ने हाथ दिखाकर दोनों को इशारा कर चुप रहने को कह दिया। वो ऐसा है ना दीदी, लक्षित थोड़ा बहुत भी जो पास होने लायक पढ़ लेता है ना, वो विदु की वजह से ही है, वरना अब तक तो 9वीं 10वीं में ही लटके नजर आते जनाब। सूरज ने कहा तो लक्षित का मुंह बन गया और अर्चित के चेहरे पर हंसी आ गई। और एक बात दीदी, आपको पहले भी कहा है, अभी फिर कह रहा हूँ, विदु मेरी बेटी जैसी है। वो बहुत समझदार है। उसकी माँ ने जो भी किया उसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। रही बात शर्मा की, तो अगर वो बेटी पर नजर रखने दिन भर घर पर रहेगा तो बच्चों को खिलाएगा क्या? उसने अकेले अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं।
वो बच्ची हमारे घर अगर दिन भर भी रहती है तो भी हमारी नजरों के सामने रहती है। अगली बार उसके खिलाफ कोई गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूरज ने शांत रहते हुए भी कड़े शब्दों में केसर बुआ को समझा दिया। बस हर वक्त वकालत करता रहे उस लड़की की। देखना, एक दिन तेरी ये मुंह बोली बेटी तेरा सर शर्म से नीचे ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना, केसर बुआ ने भड़कते हुए कहा, जिस पर सूरज ने कुछ कहना चाहा, पर सरोज ने उनका हाथ पकड़कर चुप रहने का इशारा कर दिया। मम्मी, आपको कितनी बार बोला है हलवे में केसर मत डाला करो। मुझे केसर बिल्कुल नहीं पसंद है। लक्षित ने गुस्से में एक नजर केसर बुआ को देखा और फिर अपनी जगह से उठ गया। सरोज बेचारी तंग आ गई थी डेली के ड्रामा से। वहीं सूरज और अर्चित अपनी गर्दन झुकाए हंस रहे थे। रात के 2 बजे थे। लक्षित अभी भी पिंकी के साथ चैट कर रहा था। मैं आज पहली बार किसी लड़के से इतनी बात कर रही हूँ, पिंकी ने लिखा। हो, मतलब मैं ही वो लकी इंसान हूँ जिसे ये खूबसूरत मौका मिला है। लक्षित का भी फ्लर्ट चालू था। तो फ्लर्ट किया जा रहा है? ले, अब इसमें फ्लर्ट की क्या बात हुई? मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, लक्षित ने कहा। तो विदुषी तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है? बिल्कुल, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम जब 5 साल के थे तब से साथ हैं। हमारी फैमिली भी काफी क्लोज है। मेरी मम्मी तो हम दोनों भाइयों से भी ज्यादा प्यार उससे करती हैं और पापा तो उसकी बात झट से मान लेते हैं, लक्षित ने रिप्लाई किया। ओह अच्छा, चलो फिर गुड नाइट, कल मिलते हैं, पिंकी ने लिखा। क्या हुआ ऐसे अचानक? नहीं, बस मुझे नींद आ रही है। ओके देन, गुड नाइट, लक्षित ने कहा और फिर मुस्कुराकर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह नाश्ते के वक्त, अंकल आज लक्षित नहीं आया अभी नाश्ता करने, उसे कॉलेज नहीं जाना है क्या? विदुषी जब घर में आई तो सब नाश्ता कर रहे थे सिवाय लक्षित के। विदुषी को देखकर कुछ के चेहरों पर मुस्कान आ गई तो कुछ लोगों के मुंह बन गए। गुड मॉर्निंग बुआ, विदुषी ने पीछे से बुआ को कसते हुए कहा। हट परे, सुबह दिमाग खराब मत कर हमारा, बुआ ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा। कोई बात नहीं, विदुषी ने कंधे उचकाकर कहा और इस बार दादी के गले लग गई। दादी गुड मॉर्निंग। देख लल्ला, हम कुछ ना ही बोले इसे, यही हमार गले पड़ रही है और अब काहे नहीं बोल रही भूत आंटी? हम सबो समझते हैं लल्ला के सामने कैसन शरीफ बन जाए है ही, दादी ने मुंह बनाते हुए कहा। विदु, सूरज ने हल्की नाराजगी में उसे पुकारा। ओके ओके, आई एम सॉरी दादी, विदुषी ने एक बार फिर दादी को गले लगा लिया। आखिर वो भी विदु थी, ऐसे कैसे सुधर जाती? विदु जाकर देख तो लक्षित जगा की नहीं, मैं उसे सुबह से 3 बार जगाई पर जनाब जागे तब ना, सूरज ने दादी को विदु से बचाने के लिए कहा। मैं जाकर देखती हूँ, विदुषी ने उसके कमरे की तरफ देखते हुए कहा और फिर उसके कमरे में चल पड़ी। केसर बुआ ने कुछ कहना चाहा तो सूरज ने दीदी प्लीज अभी कुछ नहीं बोलकर उन्हें चुप करवा दिया। विदुषी जब कमरे में पहुंची तो लक्षित मजे से सो रहा था। ओए कुंभकर्ण के वंशज, उठ जा मेरे बाप, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, विदुषी ने लक्षित का हाथ खींचकर अपनी जगह पर से उठाते हुए कहा। क्या कर रही है विदु, सोने देना, लक्षित ने वापस अपनी जगह पर लेटते हुए कहा। अब सोने के बच्चे उठ जा, रात भर पहाड़ तोड़े थे या जमीन खोदी थी, उठ चल, विदुषी ने हाथ पकड़कर उसे फिर से उठा दिया। नहीं उठना, कहते हुए लक्षित वापस सो गया। ओए लक्षित, अगर नहीं उठा तो पिंकी से कैसे मिलेगा? विदुषी ने उसके कान के नजदीक आकर कहा तो लक्षित झट से उठकर बैठ गया। कितना वक्त है मेरे पास? लक्षित ने हड़बड़ाकर पूछा। आई एम सॉरी, अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, आपके जो भी जरूरी काम है वो जल्दी खत्म कर लीजिए, विदुषी ने किसी डॉक्टर के जैसे अफसोस भरे शब्दों से कहा। अबे तेरी तो, कॉलेज जाने के लिए कितना टाइम है मैंने पूछा? 10 से 12 मिनट मैक्स टू मैक्स, विदुषी ने सामने लगी घड़ी देखते हुए कहा। ठीक है, तू मेरे कपड़े निकाल, मैं अब भी आया, बोलते हुए लक्षित तेजी से बाथरूम में चला गया। विदुषी ने लक्षित की अलमारी खोली और उसमें से एक व्हाइट टी शर्ट और बेज पैंट निकालकर बेड पर रख दी और बाहर चली गई। लक्षित भी जल्दी से बाहर आकर रेडी हुआ और एक पराठे का रोल बनाकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। दूसरी तरफ, आज बाइक मैं चलाऊंगी, कल तूने चलाई थी, विदुषी ने बाइक पर सीधा बैठकर हेलमेट लगाते हुए कहा। यार पिंकी देखेगी तो क्या इंप्रेशन जाएगा मेरा, लक्षित ने मायूस होते हुए कहा। चल चल, अब ये मनहूस शक्ल मत बना, विदुषी ने कहा और पीछे सरक गई तो लक्षित मुस्कुराकर बाइक पर बैठ गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आने के वक्त मैं चलाऊंगी, याद रखना। अरे हाँ मेरी जान, तू चला लेना, मैं तो कहता हूँ रोज आते वक्त तू ही चला लेना, लक्षित ने पीछे मुड़कर विदुषी के गाल खींचते हुए कहा।
विदुषी ने एक गहरी सांस ली और एक मुक्का घुमाकर उसकी कमर पर मार दिया। जब तुझे पता है मुझे मेरे गाल पर कोई हाथ लगाए पसंद नहीं है तो फिर क्यों करता है ऐसे काम? मार खाए बिना बुद्धि नहीं आएगी ना तुझे। और यार, इतना हाथ पांव चलाना जरूरी है क्या? अब तेरे कर्म ही ऐसे हैं, मैं क्या करूं? और अब बाइक चलाएगा या तुझे यहीं धक्का दे दूं? विदुषी ने गुस्से में कहा तो लक्षित ने भी कुछ कुछ बड़बड़ाते हुए बाइक स्टार्ट कर दिया। कि पिंकी भी पार्किंग में नजर आ गई। पिंकी, हाय। लक्षित ने पिंकी को आवाज दी तो वो पीछे पलटी। हे हाय, पिंकी ने पीछे मुड़कर कहा तो उसकी नजर साथ में आती विदुषी पर भी चली गई। ब्लू जीन्स, येलो कॉलर टी शर्ट पहने ये सिंपल सी लड़की खूबसूरत और स्टाइलिश पिंकी के सामने कहीं नहीं ठहरती थी। पिंकी को एक बार खुद पर घमंड हुआ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या था विदुषी में। उसे फिर भी न जाने क्यों इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या था विदुषी से उसे फिर भी न जाने क्यों इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी। हाय पिंकी, विदुषी ने भी आगे बढ़कर कहा। हाय, पिंकी ने झूठी मुस्कान देते हुए कहा। तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं आती हूँ, विदुषी ने सामने की तरफ कुछ देखते हुए कहा। कहाँ चली तुम? लक्षित ने उसे जाते हुए टोका। बस आती हूँ ना, तुम पिंकी के साथ चलो क्लास में, विदुषी ने कहा और तेजी से कहीं चली गई। ये इसको क्या हो गया है? कहाँ गई ये? लक्षित ने कहा। होगा ना कुछ काम लाइब्रेरी में, शायद हम चलते हैं ना क्लास में, पिंकी ने कहा और लक्षित का हाथ पकड़कर उसे क्लास की तरफ ले गई। विदु कितना लाइब्रेरी की तरफ जा सकती थी लक्षित अच्छे से समझता था। वो विदु के जाने के रास्ते की तरफ देखता रहा और फिर सर हिलाकर पिंकी के साथ चल दिया। वहीं उधर अर्चित नित्या को मना रहा था। नित्या, तुम नाराज हो मुझसे? अर्चित ने नित्या से पूछा, जो कि कॉरिडोर में एक पिलर के सहारे मुंह फुलाए खड़ी थी। नहीं, मैं होती कौन हूँ तुमसे नाराज होने वाली? मेरे पास कौन सा हक है तुमसे नाराज होने का? नित्या ने ताना मारते हुए कहा। यार, ऐसे क्यों बोल रही हो? हम दोस्त हैं पिछले 4 साल से। तुम्हारा हक क्यों नहीं है? बिल्कुल हक है तुम्हें नाराज होने का। दोस्त दोस्त दोस्त, तंग आ गई हूँ मैं ये सुन सुनकर। फिर गॉड से कभी तो चीजों को समझो, कभी तो बातों की गहराई समझो। नित्या बुरी तरह गुस्सा हो चुकी थी। उसे लगता था कि या तो अर्चित अब समझते हुए भी ना समझ बन रहा है या फिर वो नित्या को लेकर सीरियस ही नहीं है। नित्या का ये ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। उसकी कम्युनिटी से अभी से उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। कल भी एक लड़के का रिश्ता उसके लिए आया। लड़का इसी शहर से था और अच्छी जॉब पर था। उन्हें नित्या के आगे पढ़ने पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। हर तरह से परफेक्ट रिश्ते को नित्या क्या बोलकर ना करे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो ये भी नहीं बोल सकती थी कि वो किसी और को पसंद करती है, क्योंकि अर्चित ने अभी तक उसे हरी झंडी नहीं दिखाई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है नित्या, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम मुझे क्लियर समझाओगी तभी तो मैं समझूंगा। बेचारा अर्चित भी अब नित्या की आधी अधूरी बातों से तंग आ चुका था। कुछ मत समझो तुम, मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुमसे उम्मीदें लगाई थी, नित्या ने गुस्से में कहा और आगे चली गई। अरे यार, ये लड़कियाँ क्या बात कर जाती है, कुछ समझ नहीं आता, अर्चित ने अपने आप से कहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है? पीछे से विदुषी ने आकर अर्चित के कंधे पर कोहनी टिकाते हुए कहा। तू कब आई? विदुषी को देखकर अर्चित ने चौंकते हुए पूछा। बस अभी, जब नित्या मैम आपको डांट रही थी तब। पर तू इस तरफ क्या कर रही है? डोंट टेल मी कि तू मेरे हाल चाल लेने आई है, अर्चित ने चिढ़कर कहा। अरे बिल्कुल, मैं तो आप दोनों से ही मिलने आई थी, विदुषी ने मुस्कुराकर कहा। देख विदु, पहले ही दिमाग खराब हो रखा है और खराब करने की हिम्मत नहीं है। तू जा क्लास अटेंड कर अपनी, अर्चित ने बहुत ही शांति से कहा। भैया, कभी कभी चीजें उतनी मुश्किल भी नहीं होती जितनी दिखाई देती है। उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करो, शुरू से शुरुआत करो, क्या पता आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, विदुषी ने अपना ज्ञान देते कहा। अर्चित विदुषी की बात सुनकर उसे गौर से देखने लगा। क्या, अब ऐसे क्यों देख रहे हो? विदुषी ने अर्चित को ऐसे देखते देख पूछा। नहीं, वो मैं सोच रहा हूँ, इतनी समझदारी की बातें कहाँ से करनी सीख ली है तूने? तू और समझदारी की बातें दूर दूर तक ही कोई नाता नहीं। आप इनडायरेक्टली मेरी बुराई कर रहे हैं, विदुषी ने हल्की नाराजगी दिखाते कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो डायरेक्टली तेरी बुराई कर रहा हूँ अर्चित ने हंसते हुए कहा और फिर विदुषी के सर पर टपली मारकर वहाँ से निकल गया। इधर क्लास में विदुषी अब तक क्यों नहीं आई? लक्षित की नजर बार बार गेट की तरफ जा रही थी। आ जाएगी वो, बच्ची तो है नहीं, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो?
लक्षित को परेशान देखकर पिंकी ने कहा। और वो रह कहाँ गई? लक्षित अब परेशान हो गया था और उसको विदुषी के लिए परेशान देखकर पिंकी अलग परेशान हो रही थी। लो आ गई। लक्षित ने अब जाकर राहत की सांस ली जब उसे विदुषी सामने से आती हुई दिखाई दी। कहाँ रह गई थी? विदुषी के आते ही लक्षित ने पूछा। अरे ऐसे ही जरा अर्चित भैया के हाल चाल लेने गई थी, विदुषी ने अपना बैग रखते हुए कहा और फिर लक्षित के बिल्कुल आगे वाली सीट पर बैठ गई। ये और इसके भैया का प्यार, लक्षित ने मन में कहा और फिर बिना कुछ बोले पानी की बोतल विदुषी की तरफ बढ़ा दी। विदुषी ने भी चुपचाप बोतल ली और पानी पीकर बोतल पीछे लक्षित को दे दी। ये पहली बार नहीं था कि लक्षित और विदुषी अलग अलग बैठे थे। इससे पहले भी जब लक्षित की एक गर्लफ्रेंड रही थी तब वो उसके पास बैठा करता था। दोनों ही इस चीज को समझते थे कि जब भी कोई एक रिलेशन में आएगा दूसरे को थोड़ी दूरी बनानी होगी। खैर अब विदुषी लक्षित के सामने थी तो उसे कोई फिक्र नहीं थी। अब वो अपना पूरा ध्यान पिंकी पर लगा सकता था। पिंकी का ख्याल आते ही लक्षित ने अपनी नजरें पिंकी की तरफ घुमाई तो पिंकी भी उदास नजरों से उसे ही देख रही थी। शायद जितनी अटेंशन उसे मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं रही थी। खूबसूरत लड़कियां जब उदास होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लक्षित ने थोड़ी धीमी आवाज में पिंकी के पास आकर कहा। बहुत ही पुरानी लाइन है, कहाँ से पढ़कर आ रहे हो? पिंकी ने हल्के से गुस्से में कहा। है ना, मुझे भी लगा था लाइन पुरानी है। देखा अपनी सोच कितनी मिलती है, लक्षित ने खुश होते हुए कहा तो पिंकी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आज शाम को तुम क्या कर रही हो? लक्षित ने पूछा। फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, पिंकी ने कहा। डिनर पर चलोगी मेरे साथ? बहुत लेट हो जाएगा वापस आने में, मैं इतनी लेट तक बाहर नहीं रह सकती, पिंकी ने अपनी मजबूरी बताई। तो फिर शाम 5 बजे मिले टी टाइम पर, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, लक्षित ने कुछ सोचते हुए कहा। ये ठीक रहेगा। पिंकी कुछ और भी बोलने वाली थी कि पीछे बैठी एक लड़की सौम्या ने प्रोफेसर के क्लास में आ जाने की तरफ उन दोनों का ध्यान खींचा तो वो दोनों चुप करके बैठ गए। इधर एयरपोर्ट में वीरेन एयरपोर्ट पर पिछले 1 घंटे से खड़ा था। उसने अपना फोन एक बार फिर उसी नंबर पर डायल किया जिस पर पहले भी कई बार कर चुका था, पर हर बार नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब वो भी परेशान हो चुका था। एक तो ऑफिस से अर्जेंट काम का बोलकर 2-3 घंटे का टाइम लेकर आया था, उस पर भी 1 घंटा यहाँ इंतजार करने में खत्म हो गया था। लगभग 15 मिनट बाद उसका फोन बजा। फोन उठाकर देखा तो उस पर जयश्री नाम फ्लैश हो रहा था। अरे कहाँ हो आप? मैं बाहर आ गई हूँ, जयश्री ने फोन उठाते ही कहा। आप एग्जिट गेट के सामने कॉफी शॉप पर आ जाइए, मैं वही हूँ, वीरेन ने हल्के गुस्से में कहा और फोन काट दिया। हाउ रूड, जयश्री ने भी फोन देखकर कहा। हाय मिस्टर रूडी, जय हियर। कॉफी शॉप पर वीरेन के सामने हाथ बढ़ाए जयश्री खड़ी थी। उसकी आवाज किसी बच्ची की आवाज के जैसी थी। वीरेन ने एक नजर जयश्री को देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। वो 18 साल की नाजुक सी लड़की थी। चेहरे पर हल्का मेकअप लगाए थी पर उसका चेहरा काफी चमक लिए था। नीले रंग की घुटनों तक की ड्रेस पहने वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल कमर से भी नीचे थे और ऊपर से काले पर नीचे से हरे नीले रंग के थे, जैसे कि मोर के पंख होते हैं। जयश्री ने अपना हाथ वापस पीछे ले लिया और वीरेन के पीछे जल्दी से गई। आप मिस्टर वीरेन शर्मा ही है ना? जयश्री ने पीछे से आवाज लगाई तो वीरेन पीछे की तरफ पलटा। जी, आप कौन? वीरेन ने जानबूझकर पहचानते हुए भी ना पहचानने का नाटक किया। उसे उसका रूडी बुलाना अच्छा नहीं लगा। मैं जय, जयश्री ने खुश होकर अपनी पहचान बताते हुए कहा। सॉरी, मैं किसी जय नाम की लड़की को नहीं जानता। आप मुझे कैसे जानती है? वीरेन हाथ बांधे अब उसके सामने खड़ा था और वो भी चेहरे पर अजीब से भाव लिए उसे देख रही थी। मैं जयश्री, आप मुझे ही रिसीव करने आए हैं ना यहाँ? इस बार जयश्री ने अपना नाम सही से बताया। चलो, वीरेन ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने तो जय उर्फ जयश्री की ट्रॉली पकड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। जयश्री ने भी मुंह बनाया और वीरेन के पीछे चल पड़ी। यहाँ से घर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? कार में बैठने के बाद जयश्री ने पहला सवाल पूछा। लगभग 45 मिनट्स, वीरेन ने छोटा सा जवाब दिया। जयश्री को उसका कम बोलना बहुत खटक रहा था, लेकिन वो भी किसी से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने पहले अपनी बहन को फोन लगाया। हेलो दी, हाँ मैं पहुँच गई। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ वो एयरपोर्ट आ गए तो उनके साथ ही जा रही हूँ। अरे क्या बताऊं दी, वो इमिग्रेशन और कस्टम ड्यूटी वालों ने दिमाग खराब कर दिया, पूरा 1 आवर खराब कर दिया। और वो कस्टम वाला ऐसे हंस रहा था, मेरा तो मन किया ना घुमाकर एक लगाऊं साले को।
सारे दांत ही बाहर आ जाते। जयश्री ने कहा और एक तिरछी नजर वीरेन पर डाली, जैसे अपनी बहन के बहाने वो वीरेन को बताना चाह रही थी कि क्यों उसे लेट हो गया। वीरेन भी उसकी बातों से समझ गया था कि वो बेवजह गुस्सा कर रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वालों को फ्लाइट लैंड करने के बाद भी काफी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। तुम इंडिया फर्स्ट टाइम आई हो? वीरेन ने अपनी गलती सुधारते हुए पूछा। आखिर वो राज की रिश्तेदार थी और उसने खुद ही उसे अपने घर रुकने के लिए कहा है, तो ऐसे में वो उससे गलत व्यवहार नहीं कर सकता था। नहीं, एक बार पहले भी आई हूँ, पर मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दुबई का ही है। पर मुझे इंडिया बहुत पसंद है। यहाँ का कल्चर, वैल्यूज, फूड, योगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बॉलीवुड। आई जस्ट लव बॉलीवुड। उनके सॉन्ग्स, एक्शन, डायलॉग एंड रोमांस, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। मैंने तो पता नहीं कितने ही सॉन्ग्स रट रखे हैं। आपको भी बॉलीवुड पसंद है क्या? वो जो एक बार शुरू हुई तो रुकी ही नहीं और वीरेन बेचारा उस घड़ी को कोस रहा था जब उसने सामने से बात शुरू की। बोलिए ना, आपको भी बॉलीवुड पसंद है क्या? उसने एक बार फिर से पूछा। नहीं, मुझे टॉलीवुड पसंद है, वीरेन ने कहा। यू मीन साउथ की मूवीज? उनमें भी कुछ अच्छा लगने वाला होता है क्या? बिना सर पैर की फाइट्स होती है बस। जयश्री ने कहा तो वीरेन ने उसे नाराजगी से देखा तो वो भी एक बार चुप हो गई। आप साईं बाबा में मानते हैं? कार के मिरर में लटकी साईं बाबा की मूर्ति देखकर जयश्री ने पूछा। मैं भगवान में नहीं मानता और ये कार मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की है, वीरेन ने बिना किसी भाव के कहा और कार चलाता रहा। भगवान से नाराजगी है या उनके होने पर ही इनकार है? जयश्री ने मासूमी से कहा तो वीरेन भी इतनी सी लड़की के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गया। बोलिए। जयश्री को कहाँ किसी की सोच से फर्क पड़ने वाला था। जवाब ना मिलने पर उसने फिर से पूछ लिया। तुम तो कल आने वाली थी ना, फिर एक दिन जल्दी कैसे आ गई? वीरेन ने बात बदलते हुए कहा। जयश्री भी समझ गई कि भगवान से नाराजगी गहरी है, इतनी जल्दी नहीं जाएगी। वो बस आपसे मिलने की जल्दी थी तो इसलिए आ गई जल्दी। जयश्री ने बेबाकी से कहा तो वीरेन ने उसे घूर कर देखा। ओके ओके ओके, माय मिस्टेक। दरअसल क्या है, कॉलेज कल से स्टार्ट हो रहे हैं तो एटलीस्ट एक दिन तो हाथ में चाहिए ना प्रिपेयर होने के लिए, इसलिए जल्दी आ गई। वीरेन ने छोटा सा जवाब दिया और सामने देखकर कार ड्राइव करने लगा। जो लोग हाँ अच्छा ठीक है मैं जवाब देते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जयश्री ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी कोई दिली तमन्ना भी नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद आऊं, वीरेन ने कहा तो जयश्री का मुंह हैरानी में खुल गया। कॉलेज में क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। अर्चित नित्या के पास बैठा यही सोच रहा था कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। शायद जब उसने कहा कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन ये तो मजाक था। पर उसके बाद ही वो गुस्सा हुई थी। पर मजाक तो उसने किया था तो फिर गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। ऐसा बेहुदा मजाक करने के लिए मैं कहूँ जबकि मेरी शादी फिक्स हो गई है, उसे बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो फिर नाराज वो क्यों है? नाराज तो मुझे होना चाहिए। गॉड, ये लड़कियां। मत लगाओ इतना दिमाग, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। पास बैठी नित्या ने जब उसे परेशान देखा तो उसे रहा नहीं गया। पर तुम क्यों नाराज हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अर्चित बेचारा अब भी कंफ्यूज था। सॉरी, वो मैं किसी और वजह से परेशान थी, तुम पर गुस्सा निकल गया। नित्या बात को और नहीं बढ़ाना चाहती थी क्योंकि अब उसे अपनी प्रॉब्लम का हल मिल गया था। उसे पता चल गया था कि अर्चित को सही लाइन पर लाने के लिए क्या करना है। क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो? पर अर्चित ने पूछा। घर में मेरी शादी की बात चल रही है और इस बार मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, नित्या ने बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा। क्या? अर्चित ने तेज आवाज में कहा, जिससे प्रोफेसर सहित सारे लोग उसे ही देखने लगे। What is happening here? प्रोफेसर ने गुस्से में पूछा। I'm sorry sir, we have to go. It's an emergency. बोलते हुए अर्चित उठा और नित्या का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले आया। प्रोफेसर पीछे से कुछ बोल रहा था पर अर्चित ने जहमत नहीं उठाई जानने की। दूसरी तरफ, चलना जल्दी, यहाँ वहाँ क्या देख रही है? पार्किंग लॉट पर खड़े लक्षित ने विदुषी से पूछा, जो कब से यहाँ वहाँ कुछ खोजे जा रही थी। कुछ नहीं, तो घर क्यों चल रहा है? सीधे यहीं से डेट पर चला जाना, 4 तो बजने ही वाले हैं। विदुषी ने लक्षित को पिंकी के साथ जाने के लिए कहा। नहीं, पहले घर, तुझे ड्रॉप करके उसके बाद जाऊंगा। लक्षित ने विदुषी को बाइक तक खींचते हुए कहा। पर विदुषी ने कुछ कहना चाहा। परवर को रख अपने घर और चल, लक्षित ने हेलमेट पहनते हुए कहा। अब मेरी बात तो सुन। पहले बैठ। लक्षित भी जिद्दी था। सरक, विदुषी ने आंख दिखाकर कहा। क्या? लक्षित को कुछ समझ नहीं आया। क्या क्या? सरक पीछे। बात हुई थी ना अपनी कि घर जाते वक्त मैं ड्राइव करूंगी, विदुषी ने याद दिलाते हुए कहा। ओह अच्छा,
बोलते हुए लक्षित पीछे सरक गया और विदुषी ने आगे बैठकर बाइक स्टार्ट कर दी। विदु, बाइक चलाती विदुषी को जब लक्षित ने पुकारा तो विदुषी का ध्यान लक्षित पर गया। बोल, विदुषी ने कहा। मैं आज डेट पर जाऊंगा तो तुम मेरे घर मत आना। लक्षित ने कुछ सोचते हुए कहा। उसे बुआ के कल रात को कहे गए शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे और अब बुआ भरी बैठी थी। सुबह तो सूरज थे, पर अब दिन में वो रोके नहीं रुकने वाली थी। अगर वो विदु को इसकी माँ के लिए कुछ सुना देगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है। विदुषी समझ रही थी कि लक्षित ने किसी खास वजह से कहा होगा और हो ना हो ये वजह बुआ की कड़वी बातें ही होगी। ऐसे विदुषी डरती तो किसी से भी नहीं थी, पर उसने लक्षित को तसल्ली देने के लिए उसकी बात मान ली। अगर वो ऐसा नहीं करती तो लक्षित का सारा ध्यान विदुषी पर ही रहता और वो अपनी डेट पर ध्यान नहीं दे पाता।